नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद मुख्य सचिव शैलेश पगौली ने जानकारी दी कि शहरी विकास विभाग के तहत साल 2013 में नियुक्त 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा और परिवहन विभाग में सब्सिडी को अब एसएनए अकाउंट में रखा जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए होगी। और इसके साथ कार्मिक विभाग में कांस्टेबल और उप निरीक्षक की परीक्षा अब एक साथ करवाई जाएगी। गृह विभाग में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष का दर्जा मिलेगा। वहीं पर्यटन विभाग की 4 योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान प्रमुख है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई कि 15 नए पद इसमें सृजित किए जाए, जिसमें 1 नियमित पद होगा और 14 आउटसोर्स के पद होंगे। पहले 62 थे जी। इसके अलावा एक भारतीय न्याय ये गृह विभाग का मद है। भारतीय न्याय संहिता में ये व्यवस्था दी गई है कि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, इसके जो विभागाध्यक्ष इसके जो हेड होते हैं उनको विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। आज तक ये व्यवस्था थी कि ये जो हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है ये पुलिस मुख्यालय के अधीन आता है। अब एक अलग विभाग हो जाएगा, यानी कि जो इनके निदेशक हैं वो विभागाध्यक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसमें भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अलावा अगला मत ये भी गृह विभाग का मत, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान ढांचा है उसमें पूर्व में 47 पद सृजित किए गए थे और अब इसमें आज 12 नए पद सृजित करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। पूर्व में 47 पद थे, आज 12 नए पद सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। वहीं राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के करीब 10,760 तीर्थ स्तरीय पंचायतें खाली हैं, जिसमें संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले भी सरकार ने निकायों में प्रशासकों को थोपकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपहरण किया था। अब फिर सरकार की लापरवाही से पंचायती राज व्यवस्था संकट में है। रावत ने कहा कि संवैधानिक चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पंचायत सेवकों में गहरी चिंता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार हो रहा है। गंभीर मामला है। आप लोगों से जानकारी मिली कि आज मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है, लेकिन इस पर केवल विचार करने की बात नहीं है, ये उनको दंडित करने की बात भी है। वहीं प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन में बिना मंजूरी लौटा दिया गया है और इस कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी और इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बेशक ये संवैधानिक संकट है, राजभवन ने अध्यादेश वापस कर दिया है और अब हालत ये है कि ना चुनाव है, ना चुने हुए प्रतिनिधि है और अब प्रशासकों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर क्षेत्र पंचायत और पूरे जिले पंचायत इस समय लावारिस पड़े हुए हैं। ये स्थिति केवल राज्य सरकार की उदासीनता के कारण हुई है। संवैधानिक संकट है। तो राज्य भवन ने वो अध्यादेश वापस कर दिया है विधायी को और अभी हालात ये है, न तो चुनाव है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, न प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा है, तो प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, तो प्रशासक भी नहीं है, तो कौन चला रहा है पंचायतों को? यानी कि ग्राम पंचायत से लेकर के बीडीसी से लेकर के और क्षेत्र पंचायत और पूरी की पूरी जिला पंचायत इस समय लावारिस पड़ी हुई है। राज्य में ये स्थिति राज्य की सरकार की उदासीनता के कारण आई है। राज्य में ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी का जो डर है उसके अंदर बैठा हुआ, चुनाव से लगातार जो भाग रहे हैं उसके कारण आई है और मैं समझता हूं इसमें सरकार को तत्काल बिना देर किए राज्य में चुनाव घोषित कर देना चाहिए। आपको बताया कि हरिद्वार जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 आईएएस, 1 पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस है और देवभूमि में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये घोटाला तो सिर्फ एक झलक है। हरिद्वार में सैकड़ों एकड़ की जमीन में घोटाले हुए हैं। उन्होंने मांग की कि मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो इस पर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण मिला और वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। हरीश रावत जी को मैं
इतना ही कहूंगी कि उनके समय में राजनीतिक संरक्षण भ्रष्टाचारियों को होता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं पे भी भ्रष्टाचार की बू भी आएगी तो वहां पे किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कड़ा प्रहार भ्रष्टाचारियों पर किया है और जो बड़ी मछलियां जिनकी हमेशा विपक्ष जो है बात करता था, बड़ी मछलियों के गिरबान तक जो है हमारी सरकार पहुंच चुकी है। जो भी इसमें संलिप्त होगा, चाहे वो सफेद पोश होगा, ब्लैक पोश होगा या विदाउट पोश होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर खेल विभाग में पिछले साल तैनात किए गए कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सेवा की निरंतरता को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। खेल निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र भेजा है। शासन आदेश के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों को पहले 11 महीने के लिए नियुक्त किया गया था और ये कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनपदों में खेल मंत्री को ये शिकायत मिली थी कि इन कोचों के आगे काम नहीं दिया जा रहा है। खेल प्रशिक्षक का जो निरंतरता है उसके आदेश पुनः कर दिए गए हैं। दुर्भाग्यवश वित्तीय वर्ष में जो है बजट में विलंब हुआ था, जिसके कारण से कुछ डीएसओ जनपदों के उन्होंने हमारे खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया था। अभी पुनः आदेश कर दिए गए हैं कि हमारे खेल प्रशिक्षकों को पुनः उनकी निरंतरता को बरकरार रखा जाए और वो अपनी सेवाएं देंगे। निश्चित रूप से तभी हमारे धरातली स्तर पर ग्राउंड जीरो पे खिलाड़ी भी तैयार हो पाएंगे। तो ये आदेश होने के उपरांत में आप किसी प्रकार के समंजस की स्थिति नहीं है। खेल प्रशिक्षक अपनी सेवाएं देंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें राष्ट्रीय खेलों में हमारे बच्चों ने जाना है, आने वाले समय में अन्य चुनौतियों में भी कॉम्पिटिशन्स में हमारे बच्चों ने जाना है। तो मैं समझती हूँ कि ये रास्ता आदेश होने के बाद में प्रशस्त हो गया है। इससे खेल प्रशिक्षक भी प्रसन्न है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों को भी उनके प्रशिक्षक मिल गए हैं। तो वहीं खटीमा ब्लॉक सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौड़िया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। जन समस्याओं पर 91 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 43 का मौके पर ही समाधान किया गया। जल भराव, अतिक्रमण, सड़क क्षति जैसी समस्याएं प्रमुख रही और जीएम ने सभी अधिकारियों को समस्या के तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। 91 शिकायतें आई, इसमें से कई का मौके पर निस्तारण किया गया। एक हफ्ते में जो निस्तारित हो सकती हैं मौके पे जाकर उनको निस्तारण करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम सभी शिकायतों को खुद ही मौका मुआयना करेंगे और जो शिकायतें शासन से संदर्भित हैं या मार्ग के संबंध में है, वहाँ पे धनराशि की व्यवस्था अगर जिले स्तर से हो सकती है तो जिले स्तर से की जाएगी अथवा शासन स्तर पर इसको प्रेषित किया जाएगा। तो उधर हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने अपना पहला वादा निभाते हुए फल ठेली कारोबारियों को वॉर कार्ड बांटे। आपको बता दें कि अब तक नगर निगम में 1800 वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 800 स्थानीय है और आज 50 से अधिक लोगों को वेंडर कार्ड सौंपे गए हैं। मेयर ने बताया कि बाहरी लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही काम करने दिया जाएगा ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान हो सके। वेंडर कार्ड मिलने से अब फल और ठेली व्यवसायी नगर निगम क्षेत्र में खुलकर व्यापार कर सकेंगे और कारोबारियों ने खुशी जताई और कहा कि अब उन्हें अपराधियों की नजर से नहीं देखा जाएगा। मेयर ने कहा कि वेंडर्स और नगर निगम के बीच सार्वजनिक रिश्ता स्थापित होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उन्हें अधिकार भी मिलेंगे। लगभग यहाँ पर 1800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें 800 लोग स्थायी निवासी हैं, जिनको हम 15 दिन के अंदर हम ये कार्ड और वो परिचय पत्र दोनों दे देंगे। जो बाकी लोग हैं उनसे हमने निवेदन किया है कि वो अपने स्थानीय थाने से अपना वेरिफिकेशन करा कर लाएं, क्योंकि क्रिमिनल नहीं है और यहाँ केवल रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं और हल्द्वानी का भी स्वागत करती है। ये बार बार जो एक बात उठती है कि भाई परिचय पत्र, ये केवल मुद्दा इस बात का कि उस वेंडर का और निगम का जो रिश्ता है वो सार्वजनिक हो। हम दोनों एक हैं, हम दोनों मिलकर इस हल्द्वानी के लिए काम कर रहे हैं, ये भी जग जाहिर हो। एक बात में और 2 मुद्दे और आज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक तो ये था वेंडिंग जोन का, दूसरा बरसों से आप भी सुनते आ रहे होंगे, मैं भी सुनते आ रहा हूँ कि भाई जो दमड़ुआ वासी उनको लगता था कि हमारा हाउस टैक्स से नहीं जा रहा, हम निगम के निवासी नहीं हैं। उसको भी हम अगस्त माह से उसको भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये खुशखबरी आपके माध्यम से सभी दमड़ुआ वासियों को देना चाहता हूँ। एक विषय और है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को यहाँ जो अपना काली क्षेत्र मंदिर है उसकी शिफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। उसमें उनका जो उस दिन वो आएंगे और हमारे जो महंत हैं वहाँ के कालीगिरी महाराज वो भी उसमें उपस्थित रहेंगे। आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ। जो राजेश अधिकारी जो चौराहा है
वो उसका चौड़ीकरण हो, इसलिए हमने उस मंदिर को शिफ्टिंग करके थोड़ा सा पीछे किया है। उस सब का उसका उद्घाटन 6 तारीख को होने जा रहा है, उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। अच्छा मेयर साहब, क्या फायदा? इससे बहुत फायदे मिलेंगे। एक तो हमें पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करेगा और हमारे इसके माध्यम से सत्यापन भी हुए हैं, जिससे कि हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हम यहीं के तो स्थानीय लोग हैं और हम चोर नहीं है, लुटेरे नहीं हैं, हम अब लघु व्यापारी हैं। हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा इसका। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लिया है? हमारा आधार कार्ड लिया है, हमारा राशन कार्ड लिया है, हमारी फ़ोटो लिए हैं, हमारी बैंक की कोई तक कॉपी ली है, ये सारे कागज लिए गए हमारे उन पर। उसे पहले सत्यापन हुआ, उसके बाद हमें एक कार्ड बनाए गए हैं, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमें आगे को हमें नहीं, सभी ठेले वालों को फ़ायदा मिलेगा। उससे ये होगा कि स्थानीय लोगों को अच्छी तरीके से रोजगार करने का, लघु उद्योग करने का मौका मिलेगा। मेरा रविंद्र कुमार। अगर आपके बीच में कोई नहीं, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिसका कार्ड नहीं है हम नगर निगम को हम सूचना देंगे कि इनका कार्ड नहीं है, या तो इनका व्यवस्थित करके इनका भी कार्ड बनाया जाए, या इस तरीके से ना हमारे रोजगार पर प्रभाव न पड़ाया जाए, इस तरीके से कहेंगे। क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे हमारी पहचान ये बनेगी कि जैसे कि कोई क्राइम हम जो उत्क्रमण वगैरह होता है, हमारे को जो है एक चोर लुटेरों की तरह सामान लूट लेता है, नगर निगम हमको चोर समझता है, क्रिमिनल समझता है, हमें जो है धक्के दिए जाते हैं, पुलिस शासन परेशान करता है। इस वेंडिंग कार्ड से हमारी एक पहचान बनेगी, जिससे हमारी एक ताकत बनेगी और ये पता चलेगा कि हम जो है हम भी एक लघु व्यापारी हैं और व्यापार देते हैं और कर के विकास के रूप में सहायक सिद्ध हैं। उधर खटीमा में यूथ एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन और साथ ही ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आर्य ने बताया कि कामन नदी में खनन की अनुमति समाप्त होने के बावजूद अवैध खनन जारी है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ओवरलोड वाहनों से सड़कों की हालत खराब हो गई है और लगातार हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी उठाई। लगातार अवैध खनन चल रहा है, प्रशासन की मिली भगत से रात दिन चल रहा है। परमिशन ये कहते हैं एसडीएम साहब की हमने परमिशन दी है 10-20 और वहाँ होते हैं 150। पोकलैंड जेसीबी से लगातार खनन हो रहा है रात में दिन में, और गांव क्षेत्र में भी इसी तरह हो रहा है। कामन नदी जो ठेका दिया था वो ठेका पूरा हो गया, उसमें भी लगातार रात को खनन होता है। और ऐसे ही शहर और क्षेत्र में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल का ही मामला है, डंपर के द्वारा एक महिला का, और बिचपुरी चकरपुर क्षेत्र में आता है वो, तो पति को रेफर करा है और मौके पे महिला की मौत हो गई है। तो लगातार ऐसे मामले आते जाते रहते हैं। तो इसलिए आज यूथ कांग्रेस और समस्त कांग्रेस के द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि इसका संज्ञान किया जाए और अगर इसमें कार्रवाई नहीं है तो आंदोलन करेंगे। तो उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू होते ही सिंचाई विभाग की चुनौतियां बढ़ गई हैं। नैनीताल जिले में विभाग 4 प्रमुख प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बाढ़ सुरक्षा, बलिया नाला ट्रीटमेंट, रामनगर में गर्जरिया देवी मंदिर की सुरक्षा और हल्द्वानी में नहर कवरिंग बलिया नाला प्रोजेक्ट का 45% काम पूरा भी हो चुका है। विभाग का दावा है कि मानसून से पहले जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन बारिश की रफ्तार के चलते मुश्किलें बढ़ रही हैं। खासकर कोसी नदी किनारे स्थित गर्जिया मंदिर की सुरक्षा विभाग के लिए अहम चुनौती बनी हुई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो बलिया नाला का है, जिसकी कुल लागत 299 करोड़ है और इसमें हमने लगभग 45% कार्य को पूर्ण कर लिया है। और कुछ वहाँ पर ऐसे कार्य हैं जो अभी कराए जा रहे हैं जो मानसून की दृष्टिगत है। साथ ही साथ दूसरा कार्य इसी जिले के अंतर्गत हमारा गोलापार स्टेडियम की सुरक्षा का कार्य है, जिसकी कुल लागत 36 करोड़ है। उसमें भी युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है और उसमें भी लगभग 45% कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। और हमारी यही कोशिश है कि मानसून से पहले हम उसको लगभग 75% तक के कार्य को पूर्ण कर लें, जिससे सुरक्षा हो सके। इसके अतिरिक्त रामनगर में हमारी एक योजना गर्जिया मंदिर की सुरक्षा का चल रहा है, जिसके प्रथम चरण का कार्य तो पूर्ण हो गया था। द्वितीय चरण के कार्य को रिवाइज एस्टीमेट गया हुआ है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है उस कार्य को भी हम प्रारंभ कर देंगे, उसका ये कार्य अभी होना है। इसके अतिरिक्त हमारा हल्द्वानी शहर में नहर कवरिंग का काम भी चल रहा है, जिसमें चौफला चौराहे से लेकर कटघरिया तक का है। 3.375 किलोमीटर की ये योजना है, लगभग 12.4 करोड़ की योजना है और इसमें भी हमारी प्रगति अच्छी है, लगभग 40% का कार्य हो चुका है। तो ये 4 हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और मानसून से पहले ऐसी स्थिति के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की क्षति ना हो।
तो वहीं हाल ही में राजधानी देहरादून में बीजेपी के युवा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और वहीं इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। कानून व्यवस्था तो है कहाँ साहब? महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लेकर के, मर्डर से लेकर के, रोज अरेस्ट के मामले हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये मर्डर हुआ है, बिल्कुल इस तरह से मर्डर हुआ है। देहरादून का स्थानीय युवक है, वो पहाड़ का, उत्तराखंड का, और जो मारने वाले मुजफ्फरनगर के, वो फरार भी हो गए। राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। चाहे देहरादून हो, चाहे तराई भाबर के सारे इलाके हो, तो पहाड़ों में भी ये काम होने लगा है। पूरे राज्य में इस समय पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। तो देहरादून के भाऊवाला क्षेत्र में बदमाशों ने युवक रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक रोहित की किसी बहाने से बुलाकर निशाना बनाया गया है और घायल हालत में दोस्तों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक युवती को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश थी, जो हत्या का कारण बनी। और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन भी किया गया है। आरोपी अजहर, जो कि मुजफ्फरनगर का निवासी है, उस पर हत्या के आरोप लगे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच में भी जुटी हुई है। आज प्रातः थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि डीवाईटी चौक पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाकर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है, उन्हें उनके दोस्त ग्राफिकर हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। पुलिस के द्वारा ग्राफिकर हॉस्पिटल जाया गया। वहाँ पर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है, उनका नाम रोहित नेगी है और वो तिलवरी थाना सैलकुची क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस समय उनके दोस्त जो साथ में थे, उनसे जानकारी करने पर पता चला कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ कल उनका जो एक दोस्त है तरुण, जो कि बड़ौदा क्षेत्र में रहता है, उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहाँ खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो उनकी एक महिला मित्र भी साथ में थी, उसके फ़ोन पर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है। इस दौरान रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। इसी दौरान रोहित नेगी और जो व्यक्ति फ़ोन पर था, उनमें भी एक दूसरे से बहस हो जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चल देते हैं और डीवाईटी चौक पर जैसे ये लोग पहुंचे, वहाँ मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हैं और जो बोलेरो जिसमें रोहित नेगी सवार थे, उस पर फायर कर देते हैं। एक गोली उनके गले में लग जाती है। उसके उपरांत हत्यारे वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस के द्वारा रोहित नेगी के साथी अभिषेक, उनकी तहरीर पर 103 BNS का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना के खुलासे के लिए अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसीटीवी देखने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। एसओजी को सर्विलांस और धरपकड़ के लिए भी लगा दिया गया है और जल्दी ही पुलिस इसमें जो अपराधी हैं इसमें उनकी धरपकड़ कर रही है। जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए इसमें फील्ड FSL उनके दौरे में मौका मुआयना कर लिया गया है और वहाँ से सैंपल कनेक्शन की कार्रवाई कर दी गई है। जल्दी ही अभियुक्तों को अरेस्ट कर लेंगे। तो वहीं देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार भूमि घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये घोटाला बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कई भूमि घोटाले हुए हैं, जिनकी सच्चाई सामने आएगी जब सीबीआई जांच होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर सहित कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण और घोटाले हुए हैं। कई मुक्तिधाम की जमीनों पर अपार्टमेंट बन चुके हैं, जिन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ ही कहा कि जब तक जुडिशियल निगरानी में जांच नहीं होगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध 2 छोटे अपराधियों को जो सफेद पोस्ट संरक्षित अपराधी थे, उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है, इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफेद पोस्ट का संरक्षण न हो। अब वो सफेद है, कैसा है, किस रंग का है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्पष्ट तौर पर संरक्षण है। और इस तरीके के जमीन के और भी घोटाले हैं हरिद्वार के अंदर जो सामने आ रहे हैं और राज्य के अंदर कई जगह भूमि घोटालों की बात है।
इसीलिए हमने मांग की है कि आप इस मामले को, प्रकरण को सीबीआई को सौंपिए और सीबीआई जो है हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करे या जुडिशरी मॉनिटर्ड जांच करे। आपकी सरकार और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।